बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इस्लामाबाद के अंदर हमें गैर मामूली हलचल जो है वो देखने को मिली है। अब आप कहेंगे कि वो गैर मामूली हलचल कैसे है। एक तो गैर मुल्की सफीर एक्टिव हुए। मैंने आपको खबर दी कि आज जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मिले हैं और वहां पे जो अहम उमूर है उसके ऊपर ज़ाहिर गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने कंसर्न्स हैं वो उन्होंने वहां पे जरूर रखे। दूसरी जो इस वक्त हलचल की खबर या मूवमेंट की खबर है वो ऐवान सदर से है। ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी हैं और जब तक डॉक्टर आरिफ अलवी हैं तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ का सिस्टम में यह स्टेक तो मौजूद है। आप बेशक सदर आरिफ अलवी के इलेक्शन की तारीख के हवाले से बाकी चीज़ों के हवाले से बहुत सारे सवालात उठा सकते हैं, लेकिन वो जब जब मौका मिलता है इमरान खान के हक में भी बात करते हैं और खुल के बात करते हैं। तो अब ऐवान सदर के अंदर अचानक कौन पहुंचा है और ऐवान सदर में कौन सी मुलाकात हुई है यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब ऐसी सूरत हाल जब तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर एलानिया किस्म की एक पाबंदी हो, तहरीक इंसाफ का नाम लेना जुर्म हो, तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई मुजाहरा करना, उनका झंडा थामना वो भी किसी जुर्म से कम ना हो, तो ऐसे में अगर कोई सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होती है तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ जरूर कुछ ना कुछ जो है वो आगे चीजों को लेके जा रही है। ऐवान सदर के अंदर जो मुलाकात की खबर है वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान के दरमियान है। यानी आप यूं समझिए कि एक तवील अरसे के बाद तहरीक इंसाफ और सदर आरिफ अलवी की इस तरह से एलानिया तौर पे मुलाकात हुई है। इससे पहले हमने वो देखा था मोहम्मद अली दुरानी साहब जो थे, जब वो कह रहे थे कि जब वो कोई रास्ता निकालना चाह रहे हैं कि मुफाहमत कराना चाह रहे हैं, तो कुछ मुलाकातें उन्होंने वो हुई, वो गए। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर गए हैं और बैरिस्टर गौहर की ऐवान सदर के अंदर जो मुलाकात है उसको रिपोर्ट किया गया है और उस मुलाकात के हवाले से कहा गया ज़ाहिर है कि जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया गया। अब देखना यह है कि सदर आरिफ अलवी जो है क्या इसके ऊपर कोई एलामिया जारी करते हैं ऐवान सदर में, क्योंकि अब उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से वो मिले हैं। ठीक है, वो इमरान खान से मिलते रहे जो पार्टी चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल हालात के तकाजों के मुताबिक बैरिस्टर गौहर के पास तहरीक इंसाफ की कमान है। वो बेशक इमरान खान की मर्जी से ही है, लेकिन अब क्या इसके ऊपर कोई एलामिया जारी करने जा रहे हैं? क्या वो बताएंगे कि बैरिस्टर गौहर ने उनसे क्या बात की है या उन्होंने बैरिस्टर गौहर से क्या बात की है? और वो एलामिया चूंकि ऑफिशियल एलामिया होगा तो वो बड़ा मानी खेज होगा। जब मैंने वीडियो बनाने से पहले चेक किया तो इस किस्म का कोई एलामिया नहीं आया हुआ था। अब देखना यह है कि वो एलामिया अभी तक तो नहीं आया, तो क्या वो आने का इम्कान है कि नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चूंकि ऐवान सदर की बात कर रहे हैं तो उसी रास्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है शारह दस्तूर के ऊपर। तो जनाब हलचल है और बहुत ज्यादा हलचल है और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। आपको याद होगा जस्टिस एजाजुल एहसन ने काजी फायज ईसा के नाम खत लिखा था और उनको बताया था कि उनकी दस्तखत के बगैर जो मीटिंग मिनट्स हैं वो जारी किए गए, जिसके जवाब में आज काजी फायज ईसा साहब तो वैसे ही खत लिखने के पुराने वो खिलाड़ी हैं, वो तो खतों वाले अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो उन्होंने शिकवा जवाब शिकवा लिखा है और ये कहा है कि उन्हें एजाजुल एहसन साहब के खत लिखने के ऊपर मायूसी हुई है और उनके मुताबिक उन्होंने अपने स्टाफ को एजाजुल एहसन के साथ रब्ते के लिए कहा, लेकिन स्टाफ ने बताया कि वो जुमे दोपहर को लाहौर चले गए हैं और फिर उन्होंने कहा कि आपके इंटरकॉम के ऊपर भी रब्ता किया लेकिन रब्ता नहीं हो सका। अच्छा, फिर उन्होंने ताना मारा और जो उन्होंने अपनी तरफ से बर्तरी दिखाने की कोशिश की, कहा कि हमें 4.5 दिन की नहीं बल्कि 6 दिन की तनख्वाह मिलती है। उनके बताने का मकसद ये था कि जनाब देखिए आप जुमे वाले दिन चले गए थे 4.5 दिन काम करके, तो हमें 6 दिन की मिलती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं क्या वो ये नहीं कहते कि जुमे वाले दिन कोर्ट 12 बजे तक होगी? अगर तो रूल्स में ऐसा नहीं है तो फिर ये बात ठीक है, चले इसको और भी छोड़ देते हैं। ये किसी को कहना, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना अच्छी बात है। काजी साहब को अल्लाह ताला ने ये ओहदा और इज्जत दी है, उनको ये दिखाना भी चाहिए दूसरों को। असल खबर क्या है, काजी फायज ईसा साहब जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में बेंचेस में नहीं बैठते थे
और काफ़ी अरसा वो चैम्बर वर्क करते रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो चैम्बर वर्क की तनख्वाह है, क्या वो भी वर्किंग आवर्स के अंदर और वर्किंग डेज के अंदर काउंट होगी? यानी खुद कहना बड़ा है। और फिर ये इन सवालों में जो भी आपने इस खत के अंदर जवाब दिया है, सारी बातें वहां पे हुई हैं। वहां पे सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं आया। बेशक आप कह रहे थे जी मेरे दरवाजे आपके लिए जो है वो खुले हैं और उनके मुताबिक दोबारा से जो बेंचेस और कमेटी वो सारा कुछ किया जा सकता है। सिर्फ सवाल यह है कि इजाजुल एहसन साहब ने कहा था कि उनकी मर्जी के बगैर जो मीटिंग मिनट्स हैं वो जारी किए गए हैं, उनके दस्तखतों के बगैर। काजी फाइज ईसा साहब ने उसका कोई जवाब इस खत के अंदर नहीं दिया कि वो जारी हुए, वो जारी नहीं हुए, या इजाजुल एहसन साहब ने कोई गलत बयानी की है और वो उनकी मर्जी के या उनके दस्तखतों के साथ हुए। इस सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी सारे सवालों का जवाब दिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के और खबर सुन लीजिए, और वो है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उन्होंने खत लिखा है और उन्होंने वहां पे बड़े वाज़े अंदाज में कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं, किसी और की खिदमत नहीं करता, और सियासी अशराफिया के हाथों में खेलने से इनकारी और उसका खमियाजा भुगत रहा हूं। वो जो मैंने आपको कहा था कि उन्होंने बुनियादी तौर पे वो जो इलेक्शन वाला नोट लिखा था कि आप चीफ जस्टिस को क्या इसको नोटिस लें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वही उनके गले पड़ा हुआ है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो उन्होंने फिर लिखा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कि जस्टिस इजाजुल एहसन का खत बेंच तश्कील में कानून की खिलाफ वर्जी की निशानदही कर रहा है। बेंच तश्कील में सीनियरिटी तय होने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी की गई। मैं आप पर छोड़ता हूं, आप खुद नतीजा अखज़ करें कि क्यों चीफ जस्टिस ने इस तरह की बेंच की तश्कील का फैसला किया। फिर लिखा कि चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काजी फाइज ईसा आईन पाकिस्तान के तहत मेरे बुनियादी हुकूक की सरीहन और बार बार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मजीद लिखा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तर्ज अमल उनके सख्त तासुब को साबित करने के लिए काफी है। वाज़े तौर पे कहता हूं कि मुझे चीफ जस्टिस की कार्रवाई पर कोई यकीन नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मकसद वाज़े और पहले से तयशुदा है। फिर उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को आधी रात को मेरी रिहायशगाह पर 14 दिसंबर के कौंसिल इजलास का खत भेजा गया। हमारी बदकिस्मत तारीख में पहली बार हुआ है कि आईनी पिटीशन के बावजूद कौंसिल ने कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट मुतासिब कौंसिल यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ज्यादा बाइख्तियार फोरम नहीं है? अभी इस सवाल का जवाब आने के बाद उन्होंने एक और सवाल किया कि क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद से दस्तबरदार होने का मुतालबा नहीं किया था? फिर पूछता हूं, क्या इस तजाद का कोई कानूनी या अखलाकी जवाब है? तो अब ये खत तो उन्होंने लिख दिया है और तमाम निकात भी उन्होंने खुल के रख दिए हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी तक जो है वहीं के वहीं है। अब मालूम नहीं है कि 14 तारीख को जो इजलास बुलाया गया है वो इजलास का मकसद क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी पिटिशंस लगी हुई हैं तो उन पिटिशंस का भी इंतजार कर लेना चाहिए। काजी फाइज ईसा साहब ने तो अपना मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा था, तो काजी साहब खुद तो लड़ रहे थे, अपने फाजिल साथी को ये मौका क्यों नहीं दे रहे? ये भी समझ से बाहर है। दूसरा, काजी फाइज ईसा साहब को आखिर इतनी जल्दी क्या है? प्रोसेस होने दे। लगता यह है कि वो बहुत जल्दी में है, शायद कुछ निपटाना चाहते हैं, शायद कोई नशिस्त खाली हो तो कोई वो चीज़ें हों। अब पता नहीं वो अपना नंबर मेजॉरिटी में लाने के लिए या क्या करने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी जो होती है वो भी बहुत सारी चीज़ों को मशकूक कर दिया करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।